इट्स टाइम टू सोल्व अवर सैम्पल पेपर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी ईज करने का टाइम आ गया। बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सैम्पल पेपर में दे रखी है कि जो सेक्शन ए है वो पूरे तरीके से किसका बना हुआ है, बायोलॉजी का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, बायोलॉजी को सोल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है आप एक ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ऑर्गेनिज्म है, इन सभी का क्या होना चाहिए, सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। बिल्कुल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है क्या होता है, ऑटोट्रोपिक जो खुद का खाना खुद बनाए, या फिर क्या होता है आपको पता है दूसरे होते हैं हमारे पास हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, है ना। बिल्कुल, अब हेटेरोट्रोफिक अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ क्या होते हैं पैरासिटिक होते हैं, बिल्कुल, है ना। कुछ क्या होते हैं अपना खाना खुद ऐसे होलोजोइक मतलब निगल के फिर बनाते हैं, है ना। कुछ क्या होता है डायरेक्ट किसी के ऊपर रहते हैं पैरासाइट की तरह, उससे उसके बॉडी से ब्लड या फिर किसी के थ्रू डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अब देखो, आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, कसकटा, यीस्ट, लेग्यूम्स, लीचेस एंड टेपवर्म। लीचेस आप लोगों ने सुना होगा, जुए हैं, डायरेक्ट क्या करती है, ब्लड लेती है ना, डायरेक्ट क्या ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है। बिल्कुल जी, आपने देखा जी हमारे पास क्या है, कसकटा, एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल है कसकटा, कसकटा एंड द पिचर प्लांट, तो ये भी पैरासाइट है। यीस्ट क्या है, यीस्ट आपको पता है एक तरीके की क्या है, फंगस है। फंगस किस पे ग्रो करती है, हमारे पास डेड पे, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करती है। जो डेड से करेगी उसे क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हमें आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं हुई, इसने बोला सेम होना चाहिए। हमने जो स्टार्टिंग में डिफरेंस देख लिया, तो ऑप्शन ए तो कतई नहीं होगा। बिल्कुल मान गए बात। नेक्स्ट, कैक्टस। कैक्टस आपको पता है एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कहाँ डेजर्ट एरिया में मिलता है, जो क्या करता है वाटर स्टोर करके रखता है, फ्लैशिली होता है पूरी उसकी क्या स्टेम तक, है ना। बिल्कुल पढ़ा आप लोगों ने। तो इसका मतलब ये क्या कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहा है, इट इज शोइंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक। टिक्स, लाइस, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं आपको पता है एक तरीके से पैरासाइट है ना, किसके ऊपर, एनिमल पैरासाइट है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली इस चीज से हमने देखा कि हमारे पास बी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, कसकटा, वही हमारे पास पैरासिटिक प्लांट। टिक्सलाइस बताया अभी पैरासाइट है, लीचेस भी पैरासाइट है, टेपवर्म भी पैरासाइट है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज सी। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारे पास, सी आया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अवर मसल सेल्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। सबसे बड़ी चीज आपको पता है, ऑक्सीजन को तोड़ते हैं, मतलब ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बिल्कुल, है ना, फूड को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हम क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। बिल्कुल। अब आपको पता है जब भी हमारे पास दो तरीके का प्रोडक्ट होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, एक तो होता है एरोबिक, एक क्या होता है एनारोबिक। बिल्कुल, है ना क्लियर आप लोगों को ये बात। तो दो तरीके का मोड होता है जिसके थ्रू हमारा फूड ब्रेक डाउन किया जाता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। एनारोबिक में ऐसा मेथड जहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, तब हम एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, तब हम हमारे ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक होता है, एरोबिक साइकिल परफॉर्म होती है, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है ग्लूकोज से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। बिल्कुल आप लोगों को ये बात पता है। एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ग्लूकोज से हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो बनता है क्या, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी निकलेगी। इसमें मेन चीज अपन ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज में लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगी, या फिर क्या होगा हमारे पास, इथेनॉल बनेगा, या फिर इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में एनर्जी निकलेगी। एनारोबिक साइकिल दो जगह चलती है, एक तो चलाती है हमारी फंगस,
फंगस जब भी एनारोबिक साइकिल चलाएगी तो वो क्या बनाएगी हमारे पास, इथेनॉल बनाएगी। तो ऑब्वियसली जो नीचे फंगस से बनेगा, फंगल सेल बनाएगी हमारे पास इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ऑक्सीडेशन। बिल्कुल समझे बात। एनारोबिक साइकिल में हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ऑब्वियसली इथेनॉल। और एरोबिक साइकिल में हमारे पास क्या आएगा, लैक्टिक एसिड। ये कहाँ बन रहा है, मसल सेल में। ह्यूमन की जो मसल सेल होती है ना, उसके अंदर जब भी एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा, जब भी एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होगा एनर्जी लेने के लिए, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आपको क्या बताएगा, ग्लूकोज इन आवर मसल सेल्स, जब क्या है हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी मतलब एनारोबिक साइकिल चलेगी, एनारोबिक साइकिल चलेगी, मसल में चलेगी, तो ऑब्वियसली क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। हुई बात क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड द पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब आपको पता है आपका ब्रेन बना हुआ है 3 पार्ट्स, है ना, याद है ना आप लोगों को अच्छे से। ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सबसे पहले 4 ब्रेन, है ना, 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन है, एंड द थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन, है कि नहीं। बिल्कुल, 4 ब्रेन मेजरली किस चीज का बना हुआ है हमारे पास, इट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का काम क्या होता है, थिंकिंग का, ठीक है, थॉट प्रोसेशन का, कि कैसे क्या बोलना है, कैसे मेमोरी को परसीव करना है, ये सब काम किसका होता है हमारे पास, सेरिब्रम का। बोले तो 4 ब्रेन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेरिब्रम का क्या काम बताया, पोस्चर और बैलेंस। तो ऑप्शन ए तो कतई गलत हुआ। हुई बात क्लियर, आता है ना आप सभी को तो ये, बिल्कुल। नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट, क्या क्या, पोन्स, मेड्यूला, और क्या होता है हमारे पास, थर्ड वन इज द सेरिबेलम, है कि नहीं। पोन्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का। ठीक है, मेल जो सिस्टम होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है हमारे पास, मिड ब्रेन का। सेरिबेलम का क्या काम होता है, पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट करने का, कि आप चल पाए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में। बिल्कुल, तो अभी वही देखते हैं, मेड्यूला इन मिड ब्रेन, बात ही गलत कर दी, मिड ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला, नहीं, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, बिल्कुल बात तो सही है। क्या उसका काम हंगर को कंट्रोल करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हंगर को कंट्रोल करना नहीं होता। अभी बताया मैंने, उसका काम क्या होता है, सिस्टम को रेगुलेट करना। अब नेक्स्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या होता है, सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि प्रॉपर आपका हार्ट वेट कितना होगा, हार्ट बीट कितनी चल रही होगी, पल्स रेट कितनी चल रही होगी, है ना। तो बेसिकली बीपी वगैरह को, सारे सिस्टम को कौन मेंटेन कर रहा है, आपका मेड्यूला, जो किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। तो ऑब्वियसली थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी। हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट इज वेरी हाई। ठीक है, आपको पता है जब भी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है तो आपका ब्रेन क्या करता है, फटाफट से क्या, इंसुलिन को रिलीज करवाता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है, पेनक्रियास से। बेसिकली आप क्या करोगे, फूड इनटेक किया आपने, ठीक है, फूड इनटेक करते ही आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। इस ग्लूकोज के इंक्रीज होने के कारण अब आपके ब्रेन ने एक्टिवेट होके क्या किया, पेनक्रियाज पे काम किया। पेनक्रियाज से क्या सिक्रेट करवाया, ऑब्वियसली पेनक्रियाज से क्या सिक्रेट करवाता है, इंसुलिन। और इंसुलिन नाम के इस हार्मोन का काम क्या है, किस लिए हमने ये बनवाया, किस लिए ब्रेन ने ये बनवाया, ताकि वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है एक्सेस, उसको क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, अब क्या बोला इसने, बोला कि किसी भी एक पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल है उसके ब्लड के अंदर। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, अब लगातार उस पेशेंट के अंदर क्या है, ये ग्लूकोज का लेवल उसके ब्लड के अंदर बढ़ा ही रह रहा है। तो ऑब्वियसली अब आपको पता है ग्लूकोज को कम करने वाला कौन है, इंसुलिन है ना। लेकिन वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज बढ़ा ही रह रहा है, तो इसका मतलब कम करने वाला रेगुलेटर तो यहाँ है ही नहीं। तो रेगुलेटर नहीं है तो ऑब्वियसली कौन नहीं है, इंसुलिन नहीं है। चलो ऑप्शन पे आते हैं, पता लग रहा है साफ। इंसुलिन कहाँ से रिलीज करवाता है, पिट्यूटरी से बनवाता है, पेनक्रियास से, ऑब्वियसली पेनक्रियास से। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। हुई बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड व्हाइट फर्ड रैबिट ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर।
ठीक है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको इन्होंने बता दिया कि एक तो जो आपके पास पेरेंट है वो क्या है, ब्लैक फर्ड रैबिट है ना, और एक क्या है आपके पास, व्हाइट वाला है। अब आपने रूल तो आप सभी को पता है, रूल आप सभी को पता है, जो भी वर्ड कैपिटल में होगा मतलब वो कैसा जीन है, डोमिनेंट जीन है कि नहीं, वो कैसा जीन है, डोमिनेंट जीन है। जो स्मॉल लेटर्स में है वो क्या है, एक तरीके का हमारे पास रिसेसिव जीन है ना। आपको पता है डोमिनेंट के ऊपर, रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसने बोला कि ब्लैक और जो व्हाइट कलर के दो रैबिट हैं उनका जो फर्स्ट जनरेशन आ रही है वो कैसी आ रही है, वो लगभग सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, ब्लैक आ रही हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो पेरेंट ब्लैक है वो या तो क्या हो सकता है, बी है ना, ये वाला ब्लैक होगा, या फिर क्या होगा, कंप्लीटली डोमिनेंट जीन्स हो उसके पास दोनों। अब जो व्हाइट है रिसेसिव है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। अब देखो आप क्रॉस करोगे इनके बीच में, पहला सिनेरियो ये लेके चलते हैं और सेकंड वाला ये लेके चलते हैं, उसमें तो एक है ही हमारे पास सेकंड पेरेंट में, है ना। तो पन्नेट स्क्वायर बनाया जाता है बी, एक तरफ हमने क्या डाल दिया, मेल का डाल दिया, दूसरी तरफ फीमेल का सेम है, स्मॉल बी। तो आप क्या देखोगे, इसमें हमारे पास हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अगर ये वाला सिनेरियो होता है फर्स्ट वाला सिनेरियो, तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास स्मॉल बी वाले आ रहे हैं, मतलब रिसेसिव जीन वाले पार्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये सिनेरियो होगा तो चाइल्ड कैसा, व्हाइट कलर का रैबिट भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में तो साफ मना कर दिया गया है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कैसा रैबिट होना चाहिए, ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का होना चाहिए। अब सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं, सेकंड वाले से क्या होता है। सेकंड वाले में कैपिटल बी एक पेरेंट का एक तरफ लगा दिया, ऐसे ही बनाया जाता है ना पन्नेट स्क्वायर, याद है आप सभी को, और दूसरे पेरेंट का ऐसे लगा दिया। अब वो क्रॉस हुआ इनके बीच में, आप क्या देख रहे हो, हर किसी में क्या है, हाइब्रिड बन रहा है, आप देख पा रहे हो हर किसी में डोमिनेंट जीन भी आ रहा है। तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे इस कॉम्बिनेशन के, वो सब कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। तो ऑब्वियसली हमें क्या पता लगा, कॉम्बिनेशन विल बी क्या होगा, बी होमोजाइगस डोमिनेंट बी वाला और होमोजाइगस रिसेसिव बी वाला, ये क्या होंगे, हमारे पास पेरेंट के जीन्स होंगे। तो ये कहाँ है, कहाँ देखने को मिल रहा है, दैट इज द फर्स्ट आंसर। सेट, हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। अब आपको पता है ओजोन किस चीज, कौन से मॉलिक्यूल की बनी हुई है, O3 की। इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम क्या है, हमारी अर्थ को जो हार्मफुल रेज आ रही है, हार्मफुल यूवी रेज आ रही है, उससे बचाना है ना। एक तरीके से पूरी लेयर बनी हुई है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना, जो हमको जो सन से जो भी हार्मफुल रेज आ रही है उनसे हमें क्या कर रही है, कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन दिए गए, देखते हैं कौन से सही है और कौन से नहीं है। ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रिड्यूसिंग रीचिंग द अर्थ। इसने क्या बोला, इंक्रीजिंग, सबसे बड़ी गलती तो इसने यही कर दी, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन जो ए है, फर्स्ट है, वो क्या है, गलत है कंप्लीटली। नेक्स्ट, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। आपको पता है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर क्या है, हमारे पास जब तक वो हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में है तब तक वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो जैसे ही ह्यूमन के कांटेक्ट में आती है इट विल बी हार्मफुल, इट विल बी अ पॉइजन फॉर अस, ठीक है। तो दिस विल बी राइट आंसर, बी बिल्कुल ठीक है, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये बात बिल्कुल सही आ गई। ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच कॉजेज स्किन कैंसर। यही बोला जाता है कि जब तक हमारे पास ओजोन लेयर रहेगी, बोले तो जब तक ओजोन लेयर रहेगी हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, हमारे कोई कैंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है अंटार्कटिका में देखा गया है कि जो ओजोन के अंदर होल देखा जा रहा है ना, ये प्रॉब्लम का इशू क्यों है, इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे ओजोन क्या होगी, कम होती जाएगी, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, एक्सपोजर बढ़ेगा तो स्किन डिसीजेस बढ़ेंगे, स्किन डिसीजेज लाइक कैंसर, डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा, बिल्कुल। तो हमारे पास हमने क्या देखा अभी तक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आर करेक्ट। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अब आप लोग बताओ, क्या ये जो CFC होते हैं ये क्या हमारे पास ओजोन लेयर को बनाने में मदद कर रहे हैं या डैमेज करने में? तो पॉइंट ही बिल्कुल उल्टा बोल दिया। ये क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मेशन में मदद नहीं करते, डैमेज करते हैं। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 5th इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखे 2nd, 3rd, 4th आर द करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हम जैसे ह्यूमन, हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसके कारण हमारी धरती पे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड को तोड़ो सबसे पहले। नॉन मतलब नहीं, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको नहीं तोड़ पाएंगे। मतलब अगर वो हमारे अर्थ पे एक बार आ गए, एक बार हमने उनको यूज करा, दे विल कंटिन्यू टू सर्वाइव, मतलब वो उधर लगातार परसिस्ट रहेंगे, है ना। उनका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हमारे बैक्टीरिया, हमारी फंगस उनका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाती, और वो एक तरीके से क्या है, फर्दर वेस्ट है हमारे लिए। बिल्कुल। तो ऐसे कौन सी एक्टिविटीज है हमारी जिनके कारण ये वेस्ट जो है हमारे अर्थ के ऊपर बढ़ता जा रहा है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो कैसे हो सकता है, आपको पता है ऑर्गेनिक मतलब बेसिकली फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में मैन्योर्स का यूज करना, है ना। बोले तो डंग का, एक्सक्रीटर का, इनका यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन, क्या ये बुरा काम है, अच्छा काम है? अच्छा काम है। इससे क्या होगी, हमारी एनवायरमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, बढ़िया बनेगा। ठीक है। यूज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल, आपको पता है प्लास्टिक इज एन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो जितना हम इसका यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पास वेस्ट बढ़ता जाएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसीलिए सरकार क्या करती है, हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम निकालती है जस्ट टू यूज नॉन प्लास्टिक बैग्स, लाइक जूट का यूज करो आप, है ना, बोलते हैं ना सरकार। बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी। कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट, आपको किचन में वेस्ट क्या निकलता है, जस्ट द पील ऑफ वेजिटेबल्स, है ना। जो आपको पता है, आपके घर पे कोई भी सब्जी बन रही है, प्याज बन रहा है, तो उसके ऊपर के जो छिलका होता है उसको निकाला जाता है। तो वो तो क्या है, उसको आपका फंगस, बैक्टीरिया क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। तो उसका तो कोई रोल नहीं है पॉल्यूशन क्रिएट करने में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। 7th का आंसर क्या आएगा जी, सी। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं क्या, असर्शन रीजन। ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन के। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इन ऑप्शन में हमें देना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, असर्शन और रीजन जो दो पॉइंट दिए गए हैं वो सही है। ठीक है, दोनों के दोनों। और जो असर्शन है, जो बात कही गई है असर्शन में, रीजन उस बात को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो पॉइंट ए बोलता है। पॉइंट बी क्या बोलता है, दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो रीजन सही तो है, लेकिन कंप्लीटली उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी में असर्शन इज कंप्लीटली ट्रू, लेकिन रीजन इज कंप्लीटली फॉल्स, वो रीजन है ही नहीं। नेक्स्ट डी पॉइंट क्या कहता है कि असर्शन इज फॉल्स लेकिन रीजन इज ट्रू। वो बात सही कही गई है, लेकिन असर्शन ही गलत है हमारे पास। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियर होगा हमें। सबसे पहले, टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। ठीक है। टॉलनेस जो है, मतलब आपको पता है एक प्लांट कितना लंबा ग्रो कर रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है, एक एंजाइम कंट्रोल करता है। ठीक है। बेसिकली ये बात तो बिल्कुल सही है ना। द जीन फॉर दैट एंजाइम, आपको पता है वो जीन होता है, पर्टिकुलरली आपको पता है एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब बोले तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, बहुत बड़ा डीएनए, है ना। उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जी हमारे पास जीन। उस जीन को इनकोड करके हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन बनते हैं, वही क्या बनते हैं, एक तरीके से एंजाइम होते हैं जो कोज करते हैं, उस जीन को रीड करते हैं। अगर मान लो हाइट का जीन है तो उसको रीड करके वो एंजाइम बन के और क्या करेंगे, हाइट के अंदर इंक्रीज लाएंगे। बिल्कुल ठीक है। द जीन फॉर दैट एंजाइम्स मेक प्रोटीन। अब जो हाइट वाला जीन है वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन क्या मदद करेंगे, उस प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे। बात ठीक है, बात दोनों ठीक है। असर्शन और रीजन बोथ आर राइट, और रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन, पूरा प्रॉपर बता रहा है कि भाई हाँ हाइट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सबसे पहले वो जीन इनकोड होंगे, उससे हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, और वो प्रोटीन क्या बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, और वही एंजाइम क्या करेंगे, फर्दर हमारे पास उस प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास ए। हुई बात क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन। कैसे कैसे बोल सकते हो आप कि वल्चर के पास सबसे कम क्या होगा, पेस्टिसाइड होगा फूड चेन में। आपने सुना एक वर्ड क्या, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती जाती है, फूड चेन में हम आगे बढ़ते जाते हैं लेवल पे, तो आप क्या देखते हो कि जो अमाउंट ऑफ क्या है टॉक्सिन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन। तो जैसे कि आप लोग क्या जानते हो कि एक फिश है, ठीक है, छोटी फिश है, उससे भी पहले हम क्या मान ले, फिश किसको खाती है, छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स को खाती है ना, जू प्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे से। ठीक है, इसको किसने खाया, फिश ने खाया। फिश को खाने के बाद हमने क्या देखा, जू प्लैंक्टॉन्स को किसने खाया, फिश ने, छोटी फिश ने, स्मॉल फिश ने। स्मॉल फिश को किसने खाया, बड़ी फिश ने, एक बिग फिश ने, है कि नहीं। इस बड़ी सी मछली को किसने खाया, हमने देखा कोई पर्टिकुलर एक एनिमल ने, जैसे कि मान लो बियर ही मान लो आप। ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, इट विल डाई, वो मर जाता है। ठीक है, और फाइनली हमने क्या देखा, उसको मरने वाले पे, उसकी डेड बॉडी पे कौन करता है, वल्चर अब फीड करता है। ठीक है, हुई बात क्लियर। फूड चेन के अंदर लास्ट लेवल पे आ रहा है कौन, वल्चर। तो आपको ये चीज भी पता है, बायोमैग्निफिकेशन वर्ड सुना होगा आपने, कि जैसे जैसे आप चेन के अंदर बढ़ते हो क्या होता है, जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी हमारे पास टॉक्सिक है सब्सटेंस, उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। बिल्कुल ठीक है, दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो ये बात तो इसमें क्वेश्चन ने उल्टी बोली, वल्चर क्या है, बिल्कुल एंड में आ रहा है हमारे फूड चेन के, तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड की अमाउंट होनी चाहिए। हमारे असर्शन बोल क्या रहा है, इसके अंदर सबसे कम होती है, तो बात बिल्कुल क्या हुई, गलत हुई। तो हमने ये देखा असर्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। रीजन, वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल इसने वही बात बोली, लास्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, गेट्स ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। बात तो सही है, एनर्जी तो 10% लेगा, लेकिन इंसेक्टिसाइड इज नॉट एन एनर्जी, इट इज एन हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर 10% लो तो फॉलो होगा। बिल्कुल ये बात तो सही है कि जितनी एनर्जी हमारे पास जू प्लैंक्टन के पास है, उसकी 10% जाएगी फिश के पास, स्मॉल फिश के पास, उसकी 10% जाएगी बिग फिश के पास, उसकी 10% जाएगी आगे। ठीक है, तो सबसे कम कौन एनर्जी होल्ड करेगा, वल्चर। ठीक है, सबसे कम एनर्जी कौन होल्ड करेगा, वल्चर। ये बात तो ठीक है, हमारा रीजन इज कंप्लीटली राइट बट असर्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली डी। क्या आएगा, डी। हुई बात क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अभी तक हमने जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, एमसीक्यू वाले। अब हमारा काम क्या आता है, हम क्या करेंगे, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए। Unlike animals, plants do not have any excretory product as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. हुई बात क्लियर। सबसे पहली चीज, एनिमल्स क्या है और प्लांट्स क्या है। प्लांट्स आर द ऑटोट्रोपिक एनिमल, ऑटोट्रोप्स, है कि नहीं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का खाना खुद बनाने वाले, सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले। ये खुद का खाना किस किस चीज से बना रहे हैं आपको पता है, क्या क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये वाटर यूज करते हैं, ये सनलाइट का यूज करते हैं। कहाँ बना रहे होते हैं सब, किधर बना रहे होते हैं, क्लोरोफिल के अंदर। प्लास्टिड है, उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, वहां पे हो रहा होता है सब काम। बिल्कुल जी, ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। लेकिन हम क्या जानते हैं, एनिमल्स क्या है, एनिमल्स आर द होलोजोइक, बोले तो हेटेरोट्रोप्स हैं। सबसे पहली चीज हेटेरोट्रोप्स। हेटेरो मतलब किसी दूसरे एनिमल पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये बात क्लियर है। कौन, हमारे पास एनिमल्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना जी, बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ आई हमें। तो वही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे एनिमल्स की तरह हमारे जो प्लांट होते हैं वो
क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कुछ खाना नहीं खाते। अब हम खाना खाते हैं इसीलिए हम क्या जाते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन ऐसा प्लांट्स के साथ नहीं है, वो तो बाहर से कुछ ऐसे लेते नहीं है ना। तो आप इस चीज को एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? अब आप इस चीज को नॉर्मली एक्सप्लेन करोगे कैसे? बेसिकली आप लोग जानते हो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू से दैट प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सक्रीटर। ठीक है, बात तो सही है, क्योंकि आप लोग जानते हो हमने क्या बोला कि वो इन सभी चीजों से अपना खाना बनाता है। आपको पता है इन सभी चीजों से वो क्या बनाता है, बेसिकली बनाता है क्या, ग्लूकोज। साथ में क्या निकलता है, CO2 निकलता है ना, निकलता है कि नहीं? तो ये बात तो हमारे क्वेश्चन ने कंप्लीटली गलत कही है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट के अंदर होते ही नहीं, है ना, हमें पता है ये बात। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि ये चीज कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। वही बात बोली गई, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू से दैट प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सक्रीटरी वेस्ट, है ना, बिल्कुल गलत है ये बात। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउएवर प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ द एनिमल, दे गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, अब आपको पता है उनका क्या है, डाइजेशन का तरीका अलग है, उनका न्यूट्रिशन का तरीका ही अलग है। हमारा तरीका अलग है, एनिमल्स का तरीका अलग है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन का तरीका अलग है। तो ऑब्वियसली हमारे जो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, जो उसको एक्सक्रीट करने का तरीका होगा, वो एनिमल से अलग ही होगा। अब वो कैसे है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके से फोटोसिंथेटिक वेस्ट है जो हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू रिमूव किया जाता है। वही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फूड के साथ क्या बनाते हैं, फूड के साथ वो बनाते हैं जी ऑक्सीजन। मैंने यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, कोई नहीं, चलिए। वो बेसिकली क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स, इसलिए बोला जाता है ना कि प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा घर में उगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर मिले। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स के लिए क्या है, वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वरदान है, जीवन वरदान। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना, बिल्कुल। तो वही पहला पॉइंट क्या होता है, ऑक्सीजन एक तरीके का फोटोसिंथेटिक वेस्ट है हमारे प्लांट के लिए, बिल्कुल। एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, आपको पता है आपके जो जाइलम के थ्रू बहुत ज्यादा, मतलब रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जाइलम के थ्रू ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर जो एक्सेस वाटर होता है उसको किसके थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, लगभग नियरली 90 to 96% ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड और ट्रांसपिरेटेड थ्रू स्टोमेटा। तो हमने क्या देखे, पहला वेस्ट क्या है, ऑक्सीजन है जो एक तरीके का फोटोसिंथेटिक वेस्ट। सेकंड वेस्ट इज द एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आपको पता है प्लांट क्या है, लिविंग है ना। आपने देखा है कि कुछ दिनों बाद जैसे जो आपका मोटा पेड़ होता है, आप देखोगे उसके बाहर की जो छाल होती है वो क्या होती है, डेड होती है ना। वो किस चीज की बनी होती है, डेड सेल की। कोर किस चीज की बनी होती है, डेड सेल की। तो बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर जो अपने डेड सेल के अंदर स्टोर है वो रेजिन्स, ठीक है, गम्स, ये सब इस रूप में क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर देता है अपना प्लांट। अब आपको पता है, आप देखते हो पतझड़ वाला सीजन आता है, बोले तो प्लांट अपने पत्तों को गिराता है, उस टाइम क्या कर रहा होता है, वो एक तरीके से अपना वेस्ट रिमूव कर रहा होता है अपनी बॉडी से, ठीक है, कौन, प्लांट। नेक्स्ट, मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। आपको पता है वैक्यूल्स को क्या बोला जाता है, गार्बेज स्टोर बोला जाता है ना। गार्बेज बॉक्स ऑफ अवर सेल इज नोन एज वैक्यूल। तो हमने देख लिया कि हमारा प्लांट किस तरीके से हमारे एनिमल से अलग तरीके से एक्सक्रीशन करता है। हुई बात क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं कितने चैम्बर का है। ऑब्वियसली आप जानते हो फिश हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट, है कि नहीं। कितने चैम्बर का हार्ट है हमारे पास, फिश के पास 2 चैम्बर। ह्यूमन के पास कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, है कि नहीं, बिल्कुल। हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में अब कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से हम रोकेंगे, ठीक है। इस चीज को हम कंप्लीटली समझते हैं। अब चलिए आगे समझा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 2 चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ द फिश। अभी मैंने बताया फिश के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट है, ऑब्वियसली 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, है ना। पहले हम क्या देखते हैं, बेसिकली आपको बताती हूँ मैं। अब आपको पता है, पहले बात करते हैं ह्यूमन की और एक तरफ बात करते हैं
फिश की। पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट रीड कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा हमें किस फॉर्मेट में लिखना है। अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 ऐसे करके चैम्बर बनाए जाते हैं, है ना। जो आपको पता है हमारे पास जो कौन सा चैम्बर है हमारे पास, दैट इज द राइट चैम्बर एंड दिस वन इज द लेफ्ट चैम्बर, है कि नहीं। आपको पता है जो राइट चैम्बर है उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड, बोले तो CO2 वाला ब्लड आएगा, वो इधर जाएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में कैसे जा रहा है, CO2 वाला ब्लड, लंग्स से अब वो कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट एट्रिया में। एट्रिया से गया वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर से कहाँ गया, ओर्टा के थ्रू बॉडी सेल्स के पास, ठीक है। तो ये आपके अंदर आपने देख लिया कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कंप्लीटली क्या है, सेपरेट के रखा गया, किसके थ्रू, ये इंटरवेंट्रिकुलर या फिर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू। बिल्कुल हुई बात क्लियर। अब हम जानते हैं फिश के बारे में। फिश के पास कैसा है, ऑब्वियसली हार्ट है हमारे पास, कितना, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर है ना। अब देखो ये क्या होगी, पूरी फिश की बॉडी सेल्स हो गई एक तरीके से, ठीक है। पर्टिकुलरली हमारे पास क्या हो गए, गिल्स हो गए। गिल्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का, आपको ये भी पता है, जिस तरीके से हमारे लंग्स का होता है, हमारे अंदर फिश के अंदर किसका काम होता है, रेस्पिरेशन का, गिल्स का, ठीक है जी, समझ गए। बॉडी से हमारे पास जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, डीऑक्सीजनेटेड के लिए मैं CO2 यूज कर रही हूँ, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है हमारे पास, फिश के हार्ट के पास। वो हार्ट पंप कर देता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, गिल्स के पास। गिल्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करना, लेना, CO2 को छोड़ना। तो वही यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड में से हमारी गिल्स क्या करेंगी, CO2 को बाहर छोड़ लेंगी, ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगी। और अब ये जो ऑक्सीजन आया है ये पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारी बॉडी की सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करेंगी और CO2 निकाल देंगी, वो सारा CO2 वाला ब्लड वापस किसके पास आ जाएगा, हार्ट के पास। फिर उस हार्ट से अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ पंप कर दिया जाएगा, गिल्स के पास। ऐसे हमारी फिश के अंदर साइकिल होती है और कुछ इस तरीके की साइकिल होती है हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर, समझे। अब देखो, अब कंप्लीटली समझते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, वही बात बोली गई, ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर, ठीक है। जो अब गिल्स के पास ब्लड आया उसको गिल्स ने क्या कर दिया, गिल्स के पास जो ब्लड आया गिल्स से वो वहां ऑक्सीजनेट हो गया, ठीक है। पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के पास जाएगा। वही जो साइकिल थी उसे याद करो और अपनी लिख दो, ठीक है, बिल्कुल बात सही थी। नेक्स्ट, आपको पता है ह्यूमन के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें से आप जानते हो जो कंप्लीटली राइट और लेफ्ट चैम्बर क्या होंगे, कंप्लीटली अलग रखे जाते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो पाए। तो राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बीच में क्या होता है, सेप्टम होता है, जिसका काम क्या होता है, इस इंटरमिक्सिंग को रोकना। हुई बात क्लियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। कहां से प्लांट के अंदर वाटर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, एनीवन कोई बता सकता है। जी हाँ, आप बोलोगे बिल्कुल हमें पता है। प्लांट सबसे पहले क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जो सॉइल के अंदर वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब आप सबसे पहले यही बता दो मुझे, एब्जॉर्ब कहाँ से किया जाता है, रूट से किया जाता है कि नहीं, बिल्कुल मैम, कहाँ से किया जाता है, रूट से। अब ये रूट से एब्जॉर्ब किया गया, फर्दर ऊपर पूरी लीव्स के पास, हर किसी पार्ट के पास ये पानी क्या होगा, पहुंचाया जाएगा। कौन पहुंचाएगा, एक वेस्कुलर बंडल का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, जाइलम। क्या नाम है जी, जाइलम है। चलिए वही बात लिखी गई है, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। अब हमारे पास मेन कारण कौन है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला, जाइलम है। जाइलम क्या करता है, हमारे पास वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, सॉइल से लेने के बाद रूट से, जैसे ही रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, वहां से उठाकर ये जाइलम क्या करते हैं, पूरी प्लांट की बॉडी को क्या कर देता है, अब पानी पहुंचा देता है। अब आप देख रहे हो, आपने क्या देखा कि जो पानी है वो कैसे आ रहा है, हर बार नीचे से ऊपर आ रहा है। तो जाइलम का फ्लो कैसा होता है आपको पता है, यूनी डायरेक्शनल।
एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही फ्लो होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो प्लांट इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीफ विच कॉजेज अ ट्रांसपिरेशनल पुल। आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी लीव्स होती है, ठीक है, बिल्कुल, उस पर सनलाइट गिरती है ना। सनलाइट गिरने के कारण क्या होगा, वो पानी क्या होगा, ऊपर वाला जो पानी होगा सरफेस वाला वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो अंदर था प्लांट के अंदर पानी वो ऊपर आ जाएगा। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। बोले तो हमारा प्लांट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है वाटर को, ठीक है। अब लगातार ऐसे वाटर लूज होता जा रहा है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, अब आपने देखा कि ऊपर वाली जो लेयर थी वो पानी लूज हुआ, उसके लूज होने के बाद जस्ट नीचे वाली लेयर आ गई, तो एक तरीके से पुल बन रहा है। पुल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, ठीक है। इसी ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण अब जो हम देख रहे हैं एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल का, किसके अलोंग, जाइलम के अलोंग, ठीक है, जाइलम की वेसल्स के अलोंग, ठीक है। हुई बात क्लियर। अब क्या बोला गया, मूवमेंट ऑफ वाटर, roots actively uptake iron from the soil, leading to difference in concentration gradient, thereby water moves into the root to eliminate this difference, creating a steady movement of water into root cell, ठीक है। मैंने एक चीज बताई आपको कि ट्रांसपिरेशनल पुल बन रहा है, वो कैसे बन रहा है आपने देख लिया। ये दूसरा रीजन क्या बोल रहा है आपको, दूसरा रीजन बताता है जी ये, अब जैसे ही क्या आपको पता है रूट्स का काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना। अब रूट्स के अंदर साथ के साथ जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो क्या करती हैं, हमारे पास में जितने भी क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती है। अब न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, हैवी चीजें आ रही है, तो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आएगा। अब जो होगा कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आने के कारण क्या होगा, एक तरीके से अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। उस ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, एक तरीके से हमारे पास खिंचाव होगा, ठीक है। उस तरीके से अब हम क्या देखेंगे, उस तरीके से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, धक्का बना, तो वो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। हुई बात क्लियर। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हुई बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 100 acre ऑफ फॉरेस्ट लैंड वॉज डिक्लेयर्ड नेचुरल रिजर्व पार्क। नेचुरल रिजर्व पार्क क्या है, ऐसा पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे हम जैसे नॉर्मल पीपल का जाना अलाउड नहीं होता है। उधर क्या होते हैं कि ज़्यादातर एक्सटेंसिव स्पीसीज मिलती हैं जो क्या होने वाली है, क्या होने वाली कुछ दिनों बाद एक्सटिंक्ट होने वाली। एक्सटिंक्टिव जो स्पीसीज होती हैं वो वहाँ मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास टाइगर हो गया है ना, कोई पर्टिकुलर ऐसे प्लांट्स हो गए, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, ताकि वो इस धरती पे बने रहें। तो एक तरीके से रिजर्व बाउंड्रीज बनाई दी जाती हैं जहाँ पे हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जाना अलाउड नहीं होता है। तो वही बोला है कि एक 100 एकड़ का क्या है, एक जंगल है जिसको क्या नेशनल पार्क के अंदर ला दिया गया, ठीक है। द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वर प्रीडोमिनेट इन द नेचर। अब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस एरिया के अंदर मिल रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, जैसे रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, ये सब ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ये सब मिल रहे हैं उधर, ठीक है। क्रिएट अ फूड वेब कंप्राइजिंग 2 सेपरेट फूड चेन। हमें क्या बनाना है, एक फूड वेब बनाना है और 2 फूड चेन बनानी है, ठीक है। 2 फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होती है। फूड चेन आपको बेसिकली सबसे पहले समझ आता है, फूड चेन से क्या हुआ, प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, हमारे पास हर्बीवोर ने खाया कि नहीं। हर्बीवोर को किसने खाया, हमारे पास लायन ने खाया, बोले तो क्या हो गया, कार्निवोर ने खाया। ये हो गई एक फूड चेन, बिल्कुल। अब क्या होता है, हमारे पास प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया। वही बात क्लियर। अब हम जानते हैं इंसेक्ट्स को कौन खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट से अपना खाना डिराइव कर रहे हैं। उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है हमारे पास, उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को फिर कौन खा लेता है, हमारे पास लायन खा लेता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हुई, 2 फूड चेन लिंक हो गई। प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को ऑर्गेनिज्म ने, है ना, ऑर्गेनिज्म को लायन ने। लायन दोनों में कॉमन हो गया, प्लांट दोनों में कॉमन हो गया, एक तरीके से क्या बन गया, एक गुच्छा जाल सा बन गया, डेट इज नोन एज फूड वेब। फूड चेन एक पर्टिकुलर चेन हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रही है हमारे पास, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ रही है, ग्रास आ रही है,
ठीक है, फिश, फॉक्स, इन सबसे अब हम क्या करेंगे, एक फूड चेन बनाएंगे, 2 फूड चेन और फूड वेब बनाएंगे। सबसे पहले ट्री फूड चेन बनाते हैं, पेड़ से जो फूड चेन बन रही है। ट्री है, ट्री हुआ, ट्री को किसने खाता है, ऑब्वियसली हमारे पास ज़ेब्रा खाता है। ज़ेब्रा को कौन खाएगा, कोई भी टाइगर या फिर कोई भी ऐसा एक कार्निवोर। ठीक है, ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रास है, ग्रास को ज़ेब्रा खाता है, ज़ेब्रा को टाइगर खाता है। फूड वेब क्या चीज है, जॉइन द 2 फूड चेन्स एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे सबको किसने खाया, ज़ेब्रा ने खाया, है ना। अब देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ज़ेब्रा से, ज़ेब्रा को किसने खाया, टाइगर ने खाया, है कि नहीं। और टाइगर, ज़ेब्रा ने किसको खाया, या तो वो खा रहा है ग्रास, या वो क्या खा रहा है हमारे पास, ज़ेब्रा हमारे पास या तो क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है, या क्या खा रहा है, ट्री से अपना खाना ड्राइव कर रहा है। तो एक तरीके से फूड चेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज फूड वेब, जहाँ पे फूड चेन आगे कंबाइन हो जाती है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, आपको पता है हमारे पास जो ब्रेन होता है, एक तरीके से जितने भी फटाफट, आपको पता है आप जैसे ही क्या करते हो, आपकी आंखों में अचानक से लाइट आते हैं, आप ब्लिंक करते हो अपने आइज को, बिल्कुल करते हो कि नहीं। अचानक से क्या होता है, आपके पैर पे कुछ, आपके हाथ पे कुछ गर्म लग जाता है, फटाफट से हटाते हो, है ना। इतनी फास्ट काम कौन करता है, इतनी फास्ट रिस्पॉन्स कौन लेके जा रहा है कि हाँ हटाना चाहिए, डेट आर द नर्व्स, है ना। बिल्कुल, आपको ये बात तो क्लियर है, बेसिक तो क्लियर है। क्वेश्चन बोला गया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। पहले तो नर्व सेल का डायग्राम बनाएंगे कि नहीं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझे। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में बात करते हैं। डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल और न्यूरोनिस। उसमें क्या होता है, सेल की बॉडी होगी, ठीक है, सेल की बॉडी होगी, उसमें क्या बहुत सारे प्रोसेसेस निकले हुए हैं, दैट आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स बोले या हम क्या बोले उनको, इम्पल्सेस बोले, उनको क्या करना, एक तरीके से रिसीव करना, बोले तो लेना, है ना। आगे वाली सेल से आए जो भी इम्पल्स आए, जो भी सिग्नल आया, उसको किसने रिसीव किया, हमारे पास डेंड्राइट्स ने। अब डेंड्राइट्स जैसे ही रिसीव करते हैं, वो आगे सेल बॉडी के पास भेजेंगे, सेल बॉडी से वो चीज कहाँ जाएगी, आगे की तरफ, एक्सोन की तरफ, एक्सोन से कहाँ जाएगी, पीछे नर्व एंडिंग्स की तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो नर्व सेल है वो किस चीज की बनी होती है, नर्व सेल इज मेड अप ऑफ एक्सोन, ठीक है, और सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से बनी सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन के ऊपर कवर करने वाली क्या होती है, ये हमारे पास ये जो कवरिंग हो रही है ना, पर करके दिख रही है, दिस इज नोन एज माइलिन शीट। एक्सोन आगे जाके एक्सोन आगे जाके ऐसे नोब्स में क्या हो जाएगा, at the last there will be an axon ending or the nerve ending। हुई बात क्लियर। अब देखो, आप क्या देख रहे हो, एक्सोन है, ठीक है, मसल और कैपिलरी पे फटाफट से क्या करता है, इस तरीके से एक्सोन की नर्व एंडिंग्स देखने को मिल रहा है आपको, राउंड। ये क्या करेंगी, ये इंपल्स आया आपके न्यूरॉन से, इनको फटाफट से ट्रांसफर कर दिया गया। हुई बात क्लियर, ठीक है। ये हमने डायग्राम तो बना लिया, अब हम लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इन्वायरमेंट के पास आती है, मतलब क्या हो रहा है, हम क्या, जैसे कि हम आराम से शांति से बैठे हैं, है ना, हम क्या बैठे बैठे देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कोई चीज़ हिल रही है, कि कोई चीज़ ऊपर से आ रही है उड़ के, है ना, तो हम फटाफट से हटेंगे, कहीं हमें चोट ना लग जाए, है ना। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास सराउंडिंग में होती है, उनको कौन गैदर करता है, नर्व सेल गैदर करती है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो भी एक्वायर की गई है हमारे को, नर्व सेल को कौन करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर की जाती है, दैट वाज डन बाय रिसीवर। कौन है नर्व सेल के अंदर, दैट इज डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स ने ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करी, रिसीव करी। ठीक है, फिर एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई, जिसे क्या बना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेगा, आगे ट्रांसफर होगा उस सेल के अंदर। ठीक है, द इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स। अब वो डेंड्राइट से कहाँ गया, सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से कहाँ गया, एक्सोन के अंदर, एक्सोन से कहाँ गया, फाइनली एक्सोन के एंड पे, टर्मिनल एंड पे। ठीक है, एंड पे जाके एक्सोन पे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या हो जाता है, कुछ केमिकल रिलीज कर देता है। ठीक है, वो केमिकल्स क्या करते हैं, ये वही केमिकल क्या करते हैं, गैप को, मतलब अभी आपने क्या देखा,
आपने एक डायग्राम देखा यहाँ पे, है ना, क्या देखा, ये जो क्या है आपके पास टर्मिनल है, इसके बीच में जो ये आपको ये हल्का सा गैप दिख रहा है ना, ये आपके पास क्या हो गए, नीचे मसल मान लो या फिर अदर डेंड्राइट मान लो, और ये क्या हो गया, एक्सोन का टर्मिनल। ये बीच में जो दिख रहा है आपको, बोले तो ये जो आपको बीच में क्या दिखेगा, वाइट वाइट, ये जो बीच में वाइट वाइट दिख रहा है, दिस इज नोन एज, ये एक तरीके का गैप है जिसको क्या बोला जाता है हमारे पास, इस गैप को हमारे पास बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब वही बात बोली गई, दिस केमिकल क्रॉस द गैप। अब वो केमिकल क्या करेंगे, उस गैप को क्रॉस करेंगे, बोले तो उस साइनेप्स को क्रॉस करेंगे, जो बीच का गैप है उसे क्या बोला गया, साइनेप्स बोला गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला गया, उसको वो केमिकल क्रॉस करेंगे और अगले डेंड्राइट के पास पहुंचेंगे, ठीक है। अगला डेंड्राइट उस केमिकल को रिसीव करेगा, रिसीव करके फिर से वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उस डेंड्राइट से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन और एक्सोन से आगे टर्मिनल। ये इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर इंपल्सेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, किसके अंदर, हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर। समझे, हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। अब आपको पता है, समझ में आ गई हमें ये बात तो कि जो राउंड है वो क्या है, डोमिनेंट जीन है, और क्या क्या बोला इन्होंने, ग्रीन सीड्स बोला। ग्रीन सीड क्या है, रिसेसिव जीन है, हुई बात क्लियर। एक तो क्या है हमारे पास, प्योर राउंड ग्रीन है, ठीक है, दिस वाज राउंड ग्रीन, समझे। इसको क्रॉस करवाया गया हमारे पास, किसके साथ करवाया गया, रिंकल्ड येलो से, रिंकल्ड येलो से, रिंकल्ड येलो मतलब रिंकल्ड हो गए और येलो हुए। ये दो हमारे पास क्या होते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। शो द गैमेट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है। जैसे ही हमने F1, अब इसमें सबसे पहले जनरेशन F1 निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास R वाला जीन आएगा और Y वाला जीन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, R Y वाला आएगा, R बड़ा Y। तो इससे हमारे पास जो F1 जनरेशन बनती है वो क्या बन रही है हमारे पास, R Y, दिस वन वर F1 जनरेशन। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर F1 जनरेशन हमारे पास क्या करेगी, सेल्फ पोलिनेट करेगी। F1 जनरेशन हमारे पास क्या है, F1 जनरेशन इज R Y Y, बोले तो राउंड येलो, ये हमारे पास क्या है, F1 जनरेशन। कोई बात क्लियर कि नहीं। अब ये क्या करे, आपस में सेल्फली क्या करे, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, मतलब इसका इसी के साथ हो रहा है। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं R Y R स्मॉल y, ठीक है, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये इसके क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं एक पेरेंट के। अब दूसरा पेरेंट भी वही है तो दूसरे कॉम्बिनेशन भी वही होंगे, तो वही चीज लिखेंगे हम, दूसरा पेरेंट भी वही है तो दूसरे कॉम्बिनेशन भी क्या होंगे हमारे पास, सेम ही होंगे। ये आ गया R Y R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। हुई बात क्लियर। चलिए अब देखो, अब आप क्या देख रहे हो, ये अपने पास हो गए। अब जो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, हमारे पास आ सकता है ये, हमारे पास आ सकते हैं, अब जो प्रोडक्ट आ सकते हैं वो हम सभी के सभी बना देंगे, है कि नहीं।
हमारे पास F1 जनरेशन का बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बनाया है, पन्नेट स्क्वायर बनाया। पन्नेट स्क्वायर में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम उनके जो पर्टिकुलरली जीन आ सकते हैं वो लिखते हैं, एक तरफ मेल के एक तरफ फीमेल के, फिर उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हम बता सकते हैं कि इतने चांसेस हैं हमारे पास क्या बन सकते हैं, पर्टिकुलरली बन सकते हैं। अब हम जानते हैं, अब हम इसको देख के ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि कितने चांसेस हैं कि हमारे पास कैसा आ जाए, दैट इज ये हमारे पास क्या होगा, राउंड येलो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा जी, अलग अलग ऐसी तरीके से नाम देखो अब क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास जो स्प्रिंग आएंगे उसके, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, wrinkled green, wrinkled yellow, round green, round yellow। आप सभी को आता है ना ये बेसिकली, और उसी तरीके से अब हम इन सभी का बता देंगे, है कि नहीं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला, शो द गैमेट फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पोलिनेटेड। F1 ने जैसे ही सेल्फ पोलिनेट किया तो हमने क्या देखा, कौन कौन से गैमेट बन रहे हैं, दिस विल बी आवर गैमेट्स, कैपिटल Y ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, दिस वर द गैमेट्स, वही बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, टोटल ऑफ 144 सीड्स वर प्रोड्यूस्ड विच डेवलप्ड इनटू द सैपलिंग। अब जो इससे जो सीड बने, टोटल 144 सीड्स बने, शो द रेशो इन विच दिस ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड दिस सैपलिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशो शो करना है। अब बेसिकली आपको पता लग गया कि कितने तरीके के बन सकते हैं, या तो आपके पास क्या बनेगा, राउंड येलो, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग कैसा आएगा, राउंड येलो आएगा, या ऑफस्प्रिंग आएगा कैसा, राउंड ग्रीन आएगा, या आपके पास ऑफस्प्रिंग आने के कैसे चांसेस है, रिंकल्ड येलो आ जाए, या कैसा आ जाए, रिंकल्ड ग्रीन आ जाए। अब हमने बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया है। कैसे कर लिया है, हमने पूरी ये क्या बनाई, पन्नेट स्क्वायर की चार्ट बनाई। अब इसको कंप्लीटली लिख लो कि राउंड बन रहा है और ग्रीन बन रहा है, राउंड बन रहा है और ग्रीन बन रहा है, येलो, राउंड बन रहा है और येलो बन रहा है, राउंड है, येलो है, राउंड है, रिंग और ग्रीन है, राउंड है और येलो है, राउंड है, येलो है, राउंड है, येलो है, रिंकल्ड है और येलो है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें से कॉम्बिनेशन लगा के देखो कितने आपके पास राउंड येलो आ रहे हैं, डेट इज 1 2, ठीक है, 3 राउंड येलो देख रहे हैं हम, 4, कोई बात क्लियर, 4 5 हो गए। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 6 के बाद 7 8 9, ऐसे राउंड येलो वाले हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं 9, कितने आ रहे हैं, 9, कोई बात क्लियर। राउंड ग्रीन पे चलते हैं, राउंड ग्रीन के लिए हम वापस कलर चेंज कर लेते हैं, इट विल बी कैसा, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, राउंड ग्रीन निकालना है हमें। अब राउंड ग्रीन कौन सा है, ये आ रहा है फर्स्ट हमारे पास, राउंड ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन, अब जो बचे उनमें से देखो राउंड ग्रीन कौन सा हो सकता है, राउंड ग्रीन, ये सेकंड आ गया हमारे पास, बिल्कुल। नेक्स्ट राउंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन, ये आ गया हमारे पास थर्ड। राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिंकल्ड येलो, कैसा देखेंगे, अब हम देखेंगे रिंकल्ड येलो, 1, ठीक है। नेक्स्ट रिंकल्ड येलो देख रहे हैं हम, 2, रिंकल्ड येलो देख रहे हैं हम, 3, कितने आ गए हमारे पास रिंकल्ड येलो, 3 आ गए। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, अब हमारे पास बचा है कौन सा, सिर्फ एक बचा है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक बचा है, ये हो गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमारे पास जो रेशो है जो आना चाहिए वो क्या आ रहा है, 9:3:1। ये मैंने बिल्कुल क्लियरिफाई करके दिखाया है, आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई बात क्लियर।
चलिए ठीक है, तो वही हमने देखा हमारे पास क्या क्या गैमेट बन रहे हैं, ये गैमेट बन रहे हैं। टोल कितने हो गए अब आपको पता है, बेसिकली रेशो ही आया है ना, उसने कितने बताए थे 140 है ना, 140 है, अब उसका 9th पार्ट, ठीक है, इसको इतने रेशो में डिवाइड कर लो, कितना हुआ, बेसिकली आप क्या देखोगे 9 प्लस कितना हो गया 16x इज इक्वल टू 140। कितने सैपलिंग्स दिए थे उसने हमें कितने सैपलिंग्स दिए थे, ऑब्वियसली हमें उसने 144 सैपलिंग्स दिए थे, नॉट 140, इट इज 144 सैपलिंग्स, ठीक है। 144 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास 16, ठीक है 16 आया। अब क्या करेंगे हम 4 3 एंड 6 4 8, ठीक है, हुई बात। अब हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास टोल राउंड ग्रीन, ये टोल राउंड नहीं आएगा यहाँ पे, राउंड बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा राउंड येलो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास रिंकल्ड येलो ग्रीन। आप समझ गए हैं कि 9:3:1 में हमने जो अभी पीछे ये जो आंसर निकाला डेट विल बी राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके के हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे, इस तरीके के हमें इस रेशो में प्लांट मिलेंगे 9:3:1। उसके अकॉर्डिंग अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, 9 इंटू क्या हमारे पास आई 8 आई कि नहीं, अब 9 इंटू 8 9 जा कितना हुआ 72, 3 इंटू 8 कितना हुआ 24, 3 इंटू 8 कितना हुआ 24, 1 इंटू 8 कितना हुआ 8। ये आएगा हमारे पास बेसिकली इतनी सीड्स हमारे पास किसके होंगे, पर्टिकुलरली हमने बता दिया कितने कौन से वाले हमें देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैसा क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट विल भी हमारे पास, नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एंड बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेहा नाम की एक लड़की है जो क्या करती है, उबाल कर ही क्या करती है पोटैटो और उबाल कर ही अपना अंडा खाती है, ठीक है बिल्कुल। हेल्प हर टू अंडरस्टैंड सम स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड। अब वो खा तो रही है, ठीक है, अब आपको उसकी मदद करनी है कि किस तरीके से वो उस फूड को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। विच ऑफ दिस फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन। सबसे पहली चीज प्रोटीन में रिच कौन सा है, बोला जाता है प्रोटीन चाहिए तो क्या खाओ, अंडे खाओ, है ना। तो अब तो सोचने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो सरेआम पता है, साफ स्पष्ट पता है कि एग आर रिच इन प्रोटीन, बिल्कुल। इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट इनिशिएटेड। क्वेश्चन क्या बोला गया कि कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, याद है प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है हमारे पास स्टमक में, होता है कि नहीं। स्टमक में कौन सा हार्मोन, इट्स द पेप्सिन एंजाइम, नॉट हार्मोन, इट्स एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम ये काम करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम विच, बता दिया नाम मैंने, तो कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। कंडीशंस रिक्वायर्ड एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेशन हियर। आपको पता है स्टमक को बहुत एसिडिक बोला जाता है, तो बेसिकली कैसा हमारे पास कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशन होगी कि नहीं, ठीक है। और एसिड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होगी हमारे पास। वही बात कौन, अब आंसर देखते हैं, एग्स आर रिच इन प्रोटीन, ठीक है जी। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ शुरू हो रहा है, स्टमक में शुरू हो रहा है। कौन सिक्रीट कर रहा है, कौन कर रहा है मदद, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मदद कर रही है किसके, प्रोटीन के डाइजेशन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या कर रहा है, प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम को, पेप्सिन को और म्यूकस को हेल्प करवा रहा है डाइजेशन करने में, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। वही बात बोली गई कि हमें पता है कि जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। उस पेप्सिन को डाइजेस्ट करवाने में मदद कौन कर रहा है, उधर का स्टमक का एसिडिक मीडियम। हुई बात क्लियर, नो कंफ्यूजन, बिल्कुल ना, हुई ना। चलिए अब आपको देखो, चलो ये क्वेश्चन अब देखो, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ, स्टार्च, है ना। कौन, सिलिवरी ग्लैंड शुरू कर देती है, सिलिवरी एमाइलेज के थ्रू, है ना। तो कहाँ से शुरू हो रहा है इसका डाइजेशन, माउथ से। प्रोटीन का कहाँ से हुआ, अरे यार ये तो अभी हमने पढ़ा है, कहाँ से हो रहा है, ऑब्वियसली ये हो रहा है हमारे कहाँ से, स्टमक से, जहाँ HCl है, बहुत सारा एसिड है। कहाँ से हो रहा है हमारे पास, स्टमक से।
फैट का डाइजेशन कहाँ से होगा? ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन से। कौन करवाता है? लीवर करवाता है। कौन करवा रहा है? लीवर। क्यों? क्योंकि वो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल क्या करता है? इमल्सिफाई करता है ना? पूरी बात क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन फैट। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन था जी हमारे पास, हमने क्या खाया? उस लड़की ने, नेहा ने खाया पोटैटो खाया और अंडे खाए, एग खाया और क्या खाया हमारे पास? पोटैटो खाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास फैट किसके अंदर होता है? एग के अंदर होता है, पोटैटो के अंदर। पोटैटो तो किस चीज का बना हुआ है? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, ठीक है। एग ही तो ऑब्वियसली फैट किसके अंदर होगा, ये बात बतानी है आपको। और उस फैट को हम कैसे डाइजेस्ट करेगा हमारा सिस्टम, ठीक है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन स्टार्च। सेकंड क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, स्टार्च के अंदर कौन सा रिच है? तो अब हमें पता लग गया फैट के अंदर कौन सा रिच है, हमारे पास एग है। स्टार्च के अंदर कौन सा रिच है हमारे पास, हमने देख लिया पोटैटोज क्या है, स्टार्चली रिच है, ठीक है। और अब इस स्टार्च को कैसे डाइजेस्ट करेंगे, ये चीजें बतानी है। और स्टार्च का डाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, विच ऑफ दिस पार्ट विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एज सून एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। अब आप ये क्वेश्चन बताओगे कि जैसे ही, अब ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जैसे ही हमने पूरा का पूरा खाना क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो ऐसा कौन सा पार्ट में सबसे पहले पहुंचेगा जहां पे सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा? डिस्कवर कौन सा है, बता सकता है कोई? ऑब्वियसली पी, ठीक है। सबसे पहले फैट किसके अंदर ज्यादा है? एग के अंदर। फैट को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? बाइल जूस। कौन जूस कर रहा है? बाइल जूस। कहाँ से आ रहा है बाइल जूस? हमारे पास लीवर से, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? बाइल का इमल्सिफाई करना। इमल्सिफाई मतलब बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल आ रहे, उनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें ताकि उनको फर्दर तोड़ना आसान रहे। तो सबसे पहले काम किसने किया फैट पे? बाइल ने, बाइल जूस ने किया। उसने क्या किया, हमारे पास जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स थे उनको क्या कर दिया, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, जिसके कारण अब फैट को तोड़ना और आसान हो गया। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। अब ऐसे एंजाइम जिनका काम क्या है फैट को तोड़ना, कौन से एंजाइम है? फटाफट बताओ कौन से एंजाइम है जो फैट को तोड़ेंगे? दैट आर लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। अब इनको काम करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है, मॉलिक्यूल बड़ा नहीं है, अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटोज किस में रिच है? स्टार्च में। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? माउथ से। माउथ में कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आता है? सलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। द सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी कंटेन्स एंजाइम कौन सा? एमाइलेज। कौन सा एंजाइम इसका काम करेगा? एमाइलेज। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, बोले तो स्टार्च का। कौन डाइजेशन कर रहा है? एमाइलेज कर रहा है, जो बाद में स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। हुई बात क्लियर? मैक्सिमम डाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हुई बात क्लियर? हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बेसिकली एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी आपको। आपने देखा स्टार्ट कहाँ कहाँ होता है ना? स्टार्ट का मैंने जो आपको पहले पॉइंट बताए थे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, फैट का कहाँ हो रहा है और स्टार्च का कहाँ हो रहा है। ये अलग अलग जगह है स्टार्च होने की, लेकिन इन सभी तीनों का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा? मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा? वो होगा हमारे पास, ऐसा ही बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहेगा? वही अब लास्ट पॉइंट था हमारे पास। प्रोटीन का कहाँ होगा? स्टमक है जी हमारे पास, क्या है? स्टमक। फैट का कहाँ होगा? लीवर करवाएगा, ठीक है। स्टार्च का कहाँ होगा? हमारे पास बक्कल कैविटी में। क्या ये? बक्कल कैविटी, माउथ में। हुई बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल द डाइजेस्टेड फूड बी टेकन अप बाय द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी, आपने बता दिया मैम कि किस तरीके से आपने फूड को डाइजेस्ट करवाया, है ना। अब वो जो फूड डाइजेस्ट तो हो गया, अब उसको एब्जॉर्ब भी करना है ना। वो किस तरीके से हमारी जो गट है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसको एब्जॉर्ब करेगी, ये देखते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। आपको पता है आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसके जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, होती है कि नहीं। इन्हें क्या बोला जाता है? सीलिया। यहाँ पे क्या है? छोटे 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 डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या कर लेती हैं? सीलिया
क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इसके थ्रू अब क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, हुई बात क्लियर। इस तरीके से ये क्या होती है हमारे पास नोट सीलिया, दिस विल बी माइक्रोविलाई, छोटी छोटी माइक्रोविलाइज होती है। हुई बात क्लियर। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो सेल होती हैं उनके ऊपर फिंगर लाइक आप देख पा रहे हो, जैसे फिंगर्स यू ऐसे प्रोजेक्शन है, जिन्हें क्या बोला जाता है, विलाई, विलाई बोला जाता है। माइक्रोविलाई छोटी होती है इसलिए माइक्रोविलाई, जो क्या कर रही हैं एक तरीके से, पहले तो एक ही वो स्टेट थी, अब मैंने इसको ऐसे 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 कर दिया तो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, बढ़ा ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया को, जिससे क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा जा सके। किसका, हमारे पास बेसिकली हमारे पास डाइजेस्टेड फूड का। हुई बात क्लियर। नेक्स्ट, पन्नेट वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट। पन्नेट जिन्होंने वो स्क्वायर बनाया, ठीक है, अब हम जानते हैं इनका ये अब क्या चाह रहे हैं कि एक नया पेड़ बनाना प्लांट उगाना चाह रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन शुड ही ऑप्ट फॉर द सीड्स और एनी अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पता है क्या हमें बनाना को, जो बनाना की ग्रोथ के लिए क्या हमें सीड चाहिए होगा, बताओ एनीवन? नो मैम, नहीं चाहिए होता। बनाना के अंदर सीड्स कहाँ होते हैं? हम तो जो बनाना का मेन जस्ट पीलिंग, आफ्टर पीलिंग जो मेन अंदर का पार्ट होता है उसको हम खा लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप आपके उस नॉलेज पे बेसिस पे बताओ। अब ये बेसिकली अब पन्नेट को क्या करना है, बनाना का नया पौधा अपनी दूसरी जगह उगाना है, तो वो कैसे उगाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग ऑफ अ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन, व्हाट कॉजेस वेरिएशन एंड वेरिएशन आर गुड और बैड। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। सबसे पहले, पन्नेट शुड नॉट चूज सीड। ऑब्वियसली आपको पता है बनाना में कोई सीड नहीं होते तो हम उसका चूज नहीं करेंगे, सीड वाली बात तो हुई नहीं। तो मतलब अब क्या करेगा, बनाना प्लांट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। बनाना के पास तो सीड है ही नहीं, तो पन्नेट सीड्स के थ्रू कैसे उगा सकता है, सीड तो है ही नहीं तो कैसे उगाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करेगा अपने बनाना को उगाने के लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, हम पर्टिकुलरली जो हमारे पास ऑलरेडी प्लांट ग्रो कर रहा है उसको एक छोटा सा स्टेम का पार्ट काटेंगे और उगा देंगे, दैट इज अब उस स्टेम प्लांट से एक नया बनाना प्लांट ग्रो हो जाएगा, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमारे पास जो पन्नेट जी हैं, पन्नेट भाई साहब हैं हमारे, वो किस तरीके से उगाएंगे, ऑब्वियसली किस तरीके से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला हमें, नेक्स्ट बोला कि बनाना एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वेरिएशंस बहुत कम आ रही है। वेरिएशंस कम आने का कारण क्या है, सीधी सी बात है, इसमें ना तो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसमें डायरेक्ट उसी प्लांट से नया प्लांट उग रहा है, तो वेरिएशन आने के चांस ही नहीं हुए। वेरिएशन कब आता है, दो अलग अलग जब ऑर्गेनिज्म के जीन्स, दो अलग अलग जीन्स मिलेंगे तो उससे नई चीजें आएंगी। बिल्कुल, तो वेरिएशंस बहुत क्या आ रही है, कम आ रही है। तो क्या ये वेरिएशंस अच्छी है, इन वेरिएशंस आती क्यों है, ये सब पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, एरर्स एंड वेरिएशंस इन डीएनए कॉपिंग कोज वेरिएशंस। ठीक है, जैसे ही हमने क्या करा कि अब मान लो में सेल की ग्रोथ करनी है तो डीएनए कॉपी किया जाएगा। ठीक है, कॉपी किया जाएगा, नई सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। हुई ये बात तो होती है, आपको पता है। उस टाइम जब कोई गलती होती है उस कॉपी करने में डीएनए को, तब क्या होती है, वेरिएशन हमारे अंदर आती है। ठीक है, वेरिएशन इज गुड, वेरिएशन अच्छी है, एज इट कैन हेल्प। अब वेरिएशन अच्छी कैसे है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, उस पॉपुलेशन को जो नया एनवायरनमेंट, जो चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, उससे एडेप्ट करने में मदद करती है। तो बेसिकली पॉपुलेशन टाइड अवर अनफेवरेबल कंडीशन बाय सर्वाइवल ऑफ सम वेरिएंट्स। ठीक है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें सर्वाइव करवाने में मदद कर रही है कौन, हमारे पास वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इस कंडीशन में क्या हुई, अच्छी कहलाई। वेरिएशन बैड कब कहलाएगी, एज पेरेंट्स डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर लॉस्ट। अब क्या था हमारे पास, जैसे कि हमने देखा हमारे बनाना जो पहले अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई पहले प्लांट था। ठीक है, प्लांट है, मान लो पी प्लांट लेके चलो। पी प्लांट में आपके पास आपने क्या देखा, जो पी के सीड्स होते हैं वो पहले क्या थे, बहुत ज़्यादा आते थे और मीठे होते थे, दे आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है ना, ये उसके अंदर क्या था, उसके पेरेंट्स के अंदर फायदा था। जैसे ही वेरिएशन हुई, जैसे ही उसके डीएनए कॉपिंग के टाइम चेंज आया, अब जो पी प्लांट है उसके अंदर उतने सीड्स नहीं आ रहे हैं और ना ही वो उतने मीठे हैं। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, उसके लिए नुकसान हुआ कि हमें तो नुकसान हो गया ना, हमें तो मीठे सीड्स चाहिए थे, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो वेरिएशन कब बैड कहलाई जाएगी, जब फेवरेबल, डिजायरेबल, फेवरेबल कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के वो वेरिएंट क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है,
और या फिर वो क्या कर रहा है, अब इसी डिजायरेबल कैरेक्टर को लूज करने के कारण उस एनवायरनमेंट के लिए वो क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया, अब वो नई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में हमें क्या बोला जाता है कि इस कंडीशन में हमने बोला कि वेरिएशन आर बैड। तो हमने वेरिएशन को गुड भी बताया और बैड भी बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एनी वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय वाटरमेलन। ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशन सी ग्रो 25 watermelon plants in each glass house A and B। ठीक है, she introduced pollinators in glass house A only। ठीक है, इसने क्या करा, बेसिकली 2 ग्लास हाउस ले लिए, एक तो ऐसी जगह ले ली ग्लास हाउस की, इसको नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। इसने टोटल ऑफ 25 वाटरमेलन प्लांट्स ग्रो किए। इसने क्या करा, ए में क्या छोड़ दिए, पोलिनेटर्स छोड़ दिए। पोलिनेटर्स आपको पता है बेसिकली एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर पे क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ज्यादा चांसेस, ज्यादा फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, इसमें होगा, ज्यादा चांसेस वेरिएशन के इसमें किसमें, ए में। व्हाट डिफरेंस विल शी ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन द 2 ग्लास हाउसेस, एक्सप्लेन विद द रीजन। अब पोलिनेटर की मदद से आपको पता है पोलिनेशन क्या हो गया, आसान हो गया। पोलिनेशन आसान हो गया तो फर्टिलाइजेशन भी ज्यादा होगा। यहाँ पे कोई पोलिनेटर नहीं है, नेचुरल अपने आप होगा। हवा चल रही थी वो भी ब्लॉक हो गई, क्यों, क्योंकि ग्लास हाउस है पर्टिकुलरली। ठीक है, एक्सप्लेन विद रीजन। अब ये चीज रीजन के साथ एक्सप्लेन करनी हो गई है। लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल अकर इन अ फ्लावर वंस इट गेट फर्टिलाइज्ड। जैसे ही कोई भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं, आपको पता है क्या होता है, उस फ्लावर से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है ना। अब वो चीजें बताते चलो। सबसे पहले वाटरमेलन हैज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहली चीज हमने ये तो ध्यान ही नहीं दी, इसने कौन सा बोला है, उसने बोला है वाटरमेलन को, है ना। वाटरमेलन क्या है, एक तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है, मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल होगा या फिर एक फ्लावर क्या होगा, कंप्लीटली फीमेल होगा। ठीक है, वही बात, वाटरमेलन इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फ्लावर्स आर कंप्लीटली सेपरेट। तो इनको एक मोड की, एक मेथड की जरूरत है जिसके थ्रू ये क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। हुई बात क्लियर। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर, ये जो पॉलिनेटर जैसे ही होगा क्या होगा, उतना ज्यादा इसकी हेल्प हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन में। बोले तो पॉलिनेशन हो जाएगी, जितना पॉलिनेशन होएगा उतना ज्यादा चांस है किसके, फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन होएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो उतने ज्यादा क्या होंगे हमारे पास, फ्रूट्स बनेंगे। फ्रूट्स क्या होंगे, बनेंगे। विदाउट पॉलिनेटर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोलन फॉलिंग ऑन अ स्टिग्मा। अब जैसे ही हमारे पास पॉलिनेटर नहीं है उतने कम चांसेस हो जाते हैं किसके, पॉलिनेशन के। ऐसा किस में हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे पास ग्लास बी में, है कि नहीं, बिल्कुल उतने क्या हुए, कम चांस हुए पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन के कम चांस मतलब फर्टिलाइजेशन के कम चांस, फर्टिलाइजेशन के कम चांस मतलब फ्रूट प्रोडक्शन के कम चांस। हुई बात क्लियर, ये बात होगी क्लियर हमें, ठीक है, समझ गए। तो इस चीज से हमने क्या बताया कि ऑब्वियसली ग्लास ए हैव मोर नंबर ऑफ फ्रूट इन कंपैरिजन टू ग्लास बी। हुई बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल जो होता है वो क्या बना देता है हमारे पास, टफ कोट या फिर सीड। ठीक है, ओव्यूल इज कन्वर्टेड टू सीड, ओवरी इज कन्वर्टेड टू फ्रूट। ओवरी ने क्या बना दिया, फ्रूट। अब जो ऊपर के पेटल्स थे, सेपल्स थे, स्टेमन, स्टाइल, ये सब क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ये 3 चेंज आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास फ्लावर में। तो यहाँ हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर होते हैं इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर के। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो बाय।